अब अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। ठीक है, अभी एक प्यारा सा सोलेनॉइड गिवन है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसके अंदर एक पॉइंट पी है, और ये पी पॉइंट दोनों एंड के साथ θ1 एंड θ2 एंगल बना रहे हैं। ये जो मिडल में लाइन ड्रॉ की है वो आपके पास एक्सेस है। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है दैट द टर्न्स आर क्लोजली बाउंड, यानी कि सारे टर्न्स बहुत पास पास में। ठीक है, ताकि आप एक सिंगल टर्न को एक सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बराबर है। और दूसरी यहाँ पे स्मॉल एन गिवन है, स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा करंट की डायरेक्शन को लेके हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहेगा जब भी इस टाइप की स्टोरी होगी। ठीक है, ये मैंने ऊपर रिंग के एक्सेल पॉइंट वाले में बताया था, इसलिए कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए मैंने इधर की तरफ ठाकुर को खड़ा कर दिया, और ठाकुर अभी देख के बता रहा है कि करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है। अच्छा, सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सोलेनॉइड को बहुत सारे जो आपके पास रिंग्स है, या फिर आप बोल लीजिए लूप, बहुत सारे लूप को एक के बाद एक रखता जाऊँ तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा। और जितने भी लूप बनेंगे पी पॉइंट सबका एक्सियल पॉइंट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे सोलेनॉइड को एक छोटा सा पार्ट लेना है जो रिंग जैसा होगा, और उसके एक्सेल पॉइंट पी पे निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए ये काम करते हैं, मैं यहाँ से ये लो, यहाँ से मैं x डिस्टेंस आगे चला जाता हूँ, x डिस्टेंस पे dx विड्थ की बात करता हूँ। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे dx विड्थ की बात कर लेते हैं, dx। ठीक है, तो इतने से पार्ट के अंदर कुछ टर्न आएंगे, और उन सारे टर्न के लिए p एक्सेल पॉइंट होगा, और dx बहुत छोटा है, तो इतने से रीजन में जितने भी टर्न होंगे सबके लिए एक्सेल पॉइंट, एक्सेल डिस्टेंस जो x है वो इक्वल रहेगी। ठीक है, उसमें dx कम ज़्यादा करने का कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सोचो कि यहाँ पे जो ये एक कोई भी एक सिंगल टर्न है, तो सिंगल टर्न की वजह से p पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल टर्न एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना। अच्छा, तो वो आपस लूप के एक्सेल पॉइंट वाला फॉर्म लगेगा जो अपन ऊपर डिराइव किया था। ठीक है, तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट करंट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे एक 2। ठीक है, यही फॉर्मूला डिराइव हुआ है, चेक कर लो, ये वो फॉर्मूला है, बराबर है। तो ये आ गया आपके पास रिंग के एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं इतने से रीजन में नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे। मैं मान लेता हूँ एलिमेंटल लेंथ के अंदर एलिमेंटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे dn। अब यूनिट लेंथ के अंदर टर्न है स्मॉल n, तो dx लेंथ में कितने होंगे, तो होंगे n मल्टीप्लाई बाई dx। चलेगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ आ जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द dn टर्न। तो अपन अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dn टर्न। ठीक है, अब dn टर्न्स की वजह से कितने हैं, तो एलिमेंटल टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैं एलिमेंटल लिख देता हूँ dB। ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो एक टर्न की वजह से, तो dn टर्न की वजह से dn, और dn की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n मल्टीप्लाई बाई dx।
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन को लेके मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो टर्न है, इस टर्न के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रही है। इधर खड़े इंसान बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। एक काम करो, आप अपने आप को यहाँ इमेजिन करो और आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को इस तरीके से बेंड करो कि राइट हैंड की फिंगर एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो आपका थंब आपकी तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ठाकुर की तरफ आएगी, यानी कि ये डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शन यहाँ वाले टर्न की वजह से, चाहे आप वो पॉइंट यहाँ ले लो या वो पॉइंट इधर कहीं ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह डायरेक्शन तो एक जैसी ही आएगी। तो लेफ़्ट साइड के अंदर डायरेक्शन आएगी, चाहे वो पॉइंट रिंग के राइट में हो या लेफ्ट में हो, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ही रहेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी। और ये अकेले सिंगल टर्न की बात नहीं है। जब आप एक्स की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, तो ये पूरा सेगमेंट चाहे राइट साइड में शिफ्ट हो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो, पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं अलजेब्रिक सम करूँगा तो भी चलेगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के यदि मैं बोलूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ठीक है। और कुछ पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, क्या आएगा, डी बी की वैल्यू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वो पार्ट है जो डी एक्स की पोजीशन चेंज होने पे चेंज नहीं होगा। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स, बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले थोड़ा लिमिट का देख लेते हैं भाई, लिमिट कैसे रखेंगे। तो लिमिट यहाँ देखो, लिमिट हमारे पास ये आएगी, ये वाली एक लेंथ, क्योंकि आप देखिए लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स कहीं ना कहीं लेंथ है, तो लेंथ की लिमिट आएगी, ठीक है। आप डी एक्स की पोजीशन इधर जाएगा तो मैक्सिमम कितना बनेगा, एक्स इतना बनेगा। और मैंने मेजर कहाँ से स्टार्ट किया, लेंथ लेना पी से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेट सपोज इसे L2 मान लेता हूँ, तो L2 मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इधर की साइड पॉजिटिव माना, इधर नेगेटिव जाएगा, तो ये वाली आपके पास जो लेंथ L1 है, L1 एक नंबर लिखा है मैंने, पॉजिटिव नंबर, हमारी लिमिट हो जाएगी -L1 से +L2। समझ में आ रही बात, क्योंकि लेंथ का मेजरमेंट जो x हमने लिया है वो p से मेजर कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगी -L1 से L2, -L1 से L2। अब L1 और L2 की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख के बताओ, यहाँ बात करोगे यदि मैं बात करूँ tan थीटा की, तो tan θ1 कितना आएगा, tan थीटा रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रेडियस बेस L1, तो L1 को मैं लिख सकता हूँ r cot θ1, तो यह जाएगा -r cot θ1। सिमिलरली ये आ जाएगा r cot θ2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ गई, लिमिट आ गई, बराबर है, x की लिमिट है, याद रखना, ठीक है। तो अब हमें समहाउ इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। ये वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो आपको पता है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये वाला इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है। यदि नहीं है आइडिया तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी नीचे कुछ इस फॉर्मेट में हो, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस एक नंबर का स्क्वायर, फिर उसकी पावर 1 हो या पावर 3/2 हो, ठीक है, उन सारे केसेस में अपन वेरिएबल को इस तरीके से एज्यूम करते हैं। लेट सपोज x इज इक्वल टू r tan थीटा, यही वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ये अपन ने बेसिक कोर्स 11th के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं। तो हमें dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो dx को क्या लिख सकता हूँ, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो dx को इस तरीके से अपन रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा b क्या बनेगा, चेक करो इंटीग्रेशन किस तरीके से दिख रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 और अंदर की तरफ हमारे पास ये पार्ट रह गया। dx की जगह मैं लिख सकता हूँ r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूँगा r टेन थीटा तो बनेगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर बाहर के क्या बनेगा r क्यूब, ये बनेगा। और अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंदर की तरफ हमारे पास बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो बनता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो ये बनेगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कुछ पार्ट मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिमिट थी हमारे पास, ये लिमिट थी x की, और मैंने अभी x को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए लिमिट नहीं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिना लिमिट लिए मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अभी लिमिट चेंज करूँ या बाद में आंसर का दोबारा से वेरिएबल चेंज कर दूंगा। मैं दूसरे वाले मेथड पे जाना चाह रहा हूँ। तो यार म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, और ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, और नीचे एक सेक थीटा बन के ऊपर जाएगा, तो बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है। कैसे पता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, बराबर है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। कोई गलती से माइनस साइन थीटा मत लिख देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती यहाँ हम लिमिट पुट मत कर देना। कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि ये आपके पास अभी भी वेरिएबल थीटा चल रहा है, और ये जो L1 L2 है ना, ये x की लिमिट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन माना है वहाँ से दोबारा वेरिएबल रिप्लेस करूँगा। यहाँ से माना है ना मैंने, देखो क्या लिखा है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ x/r, लिख सकते हैं ना। तो ये टेन थीटा x/r है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा x/r है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x/√x² प्लस r²। मैंने दोबारा से वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, x को ले आए, तो अब मैं लिमिट लिख सकता हूँ। अब लिमिट हमारे पास x की लिमिट क्या थी? -L1 से L2, तो ये -r cot θ1, यहाँ से लगा के प्लस का r cot θ2, ये लिमिट है। यहाँ θ1 और θ2 देख के ये मैं सोच लेना कि सर ये तो x थीटा की लिमिट नहीं, ये लेंथ की लिमिट है x की। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपस μ0I/2 इसको एज इट इज रखें। अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा r cot θ2 डिवाइड बाई, नीचे जैसे ही मैं r cot θ2 लिखूंगा तो नीचे r² कॉमन आ जाएगा और r² बाहर आ जाएगा, तो बनेगा r, बराबर है। अंदर बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर θ2, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वापस अंडर रूट है, तो ये बनेगा कॉसेक θ2, बराबर है। फिर लगता है माइनस का साइन, अब पुट होती है लोअर वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट होगी -r cot θ1 डिवाइड बाई, नीचे तो x का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो नीचे से बनेगा r cosec θ1, बराबर है। हमें पता है कि cot थीटा होता है cos अपॉन साइन, और cosec होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरी स्टोरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। μ0I/2, यहाँ बचेगा मेरे पास cos θ2, और ये माइनस माइनस प्लस cos θ1, ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज़ अपन ने गलती से मिस हो गई जल्दबाजी में,
वो है हमारे पास स्मॉल एन, वो कहीं जल्दबाजी में गलत हुआ है, चेक कर देखो, ये वाला स्मॉल एन लिखना भूल गए, तो इस स्मॉल एन की वैल्यू कहाँ लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप में कहीं गलती से रह गया पीछे, तो ये स्मॉल एन में हर स्टेप में लिख देता हूँ दोबारा, जो गलती से रह गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है, फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि θ1 और θ2 क्या चीज़ है, बराबर है। θ1 और θ2 को आराम से देख लीजिए कि θ1 और θ2 है क्या। तो जो P पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस P पॉइंट पे एक्सेस वाली लाइन और एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, उनके बीच का एंगल है ये θ1 और θ2। अच्छा, यहाँ पे देखना, एक एंगल आपके पास क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और फिर भी आंसर में दोनों पॉजिटिव लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो गलती से यदि दोनों एक साइड में जाएंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल केस चेक कर लेते हैं। अब ये मानो कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ना, L2 बढ़ेगा तो θ2 घटेगा, L1 बढ़ेगा तो θ1 घटेगा। यदि L1 और L2 दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए तो θ1 और θ2 आपके पास 0 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, या फिर कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड हो या लॉन्ग सोलेनॉइड हो, तो उस केस में θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू दोनों ही क्या बन जाएगी, 0 डिग्री। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख पाएंगे अपन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni, ये cos θ1 प्लस cos θ2, 1 + 1 2, नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आंसर बचेगा μ0 Ni, बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो भाई इस फार्मूले में किसी को दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये इस फार्मूले के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक एंगल θ1 0 और दूसरा 90 हो, तो फिर आप इसे बोल देंगे ये जो आपका सेमी इनफाइनाइट लेंथ, एक साइड में इनफाइनाइट लेंथ है, दूसरी साइड में लेंथ ही नहीं है। बाकी अदर केसेस में आप θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करते रहिए, आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं एक और ऐड कर देता हूँ, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या सच में लेंथ इनफाइनाइट होती है, नहीं। इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड का मतलब है कि यहाँ पे जो बाकी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, यानी जो सोलेनोइड की लेंथ होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड की रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत लंबी होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास पूरी स्टोरी है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है।